तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। लाह से प्रोडक्ट बना रहे सफल किसान की कहानी। बोरो धान की कटाई, गहाई और सुरक्षित भंडारण। झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची से सटे जिला खूंटी में एक गांव है सिलादौन। इस गांव में रहने वाले आदिवासी समुदाय के किसान धान और लाह की खेती कर गुजर बसर करते आ रहे हैं। इसी गांव सिलादौन के प्रगतिशील किसान हैं महावीर उरांव, जिन्होंने लाह की खेती करते हुए इसके मूल्य संवर्धन के द्वारा एक विशेष मुकाम हासिल कर लिया है। इन्होंने IINRG नामकुम रांची से प्रशिक्षण प्राप्त कर लाह की सफल खेती करने के साथ साथ लाह प्रोडक्ट के क्षेत्र में देश में अपनी विशेष पहचान बना ली है। आज इनके बनाए प्रोडक्ट्स की मांग देश विदेश में खूब हो रही है। देखिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं के जुबानी। कृषि प्रधान इस देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को लाभकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्नत तकनीकों को किसान तक पहुंचाया जा रहा है। कई किसान इसका लाभ लेकर कामयाब बन गए हैं और आज औरों को भी रोजगार दे रहे हैं। मैंने चलते चलते जयपुर गया था और जयपुर में मैंने घर घर चूड़ी बनते हुए देखा था, तो मैंने रिटर्न आया अपने गांव में और मेरा गांव में लाह का खेती भरपूर मात्रा में होती थी, हम भी करते थे, परंतु वैल्यूएडिशन का पार्ट को नहीं जानते थे, खेती को केवल करते थे। और मेरा क्षेत्र में धान के बाद क्रॉप फसल लाह ही होता है, तो हम लोग भी लाह चूड़ी बनाई। ये जुनून हमारे साथ चलते गया और इस जुनून को मैं आगे बढ़ाते गया और लाह चूड़ी के निर्माण कार्य को मैंने झारखंड से निवेदन दिया कि हमें लाह चूड़ी का वैल्यूएडिशन कैसे होता है, कैसे बनता है, उसके पर हमें ट्रेनिंग दिया जाए। तो उसमें INRG रांची हमें सहयोग दिया और अब इस निरंतर चूड़ी बनाने वाला कला को एक संस्था के रूप में 2011 में मैंने डेवलप किया। उसमें 300 दीदियाँ को जोड़ा और हमने जो सीख के आया जयपुर से चूड़ी बनाने का, उसको इस कला को हमारे दीदियों के बीच में बिखरने लगे और हमारे दीदियाँ देखिए आपके सामने बना रहे हैं। निरंतर 2011 से लेकर के 2023 तक हमने लाह चूड़ी पे काम कर रहे हैं और हमारे चूड़ियाँ देश के सब कोने कोने में जा रहा है। जो आदिवासी जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हमने उनका आउटसेल 147 है, उसमें हमारा चूड़ियाँ सप्लाई में है और सारे जगह मिलता है। और चूड़ी के अलावा हम लोग ने डेकोरेट आइटम भी बनाए हैं और गिफ्ट आइटम भी बनाए हैं। रॉ मटेरियल का भी हम लोग सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट भी सप्लाई करते हैं। सारी चीज़ों को हमने जो इमेजिन देखा था कि घर घर चूड़ी झारखंड में क्यों नहीं बन सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं और घर घर चूड़ी बनाना मेरा लक्ष्य है। हर एक गांव में जहां पे लाह की खेती होती है वहां पे वैल्यूएडिशन होना भी हमारा लक्ष्य है। एशिया का दूसरा और भारत में सबसे बड़ा लाह बागान झारखंड में है। इसके बावजूद यहाँ के किसान लाह से अच्छा मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं और अधिक मुनाफा
बिचौलिया ले रहे हैं। इसी को देखते हुए इस किसान ने लाह सहित दूसरे फसलों का सह उत्पाद तैयार करने की ठानी, जिसमें आज ये सफल हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और इसे लगातार आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और हमारा इसमें हमने देखा कि 7,000 का लाह में 70,000 का चूड़ियाँ बनती है। उसमें वैल्यूएडेशन पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए, जिससे मानदेय उनको दे करके, तो मोटा मोटी 7,000 का लाह में 7,000 का बेनिफिट होता है। तो ये कार्य को दीदी लोग का स्किल्ड भी मतलब काफ़ी बढ़ गया है। और हमारे ख्याल से इस क्षेत्र में 10 साल लगभग हमारा इस समिति का उम्र हो गया। उसमें काफ़ी दीदियाँ का जो आर्थिक रूप से जो सबल हुई है, उसमें काफ़ी बदलाव आई है। जिनको 2,000 रुपये मंथली काम नहीं मिलता था, उनको 30,000 रुपये महीना का इनकम होने लगा है। लाह की खेती कुसुम, पलास, बैर के वृक्ष के साथ ही सेमिया लता के पौधे, ये सभी वृक्ष बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि साधारणतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी करने की तुलना में सुदूरवर्ती क्षेत्र के जंगलों में लाह की खेती करना काफी अलग होता है। ऐसे में लाह की सफल खेती करने के साथ साथ लाह प्रोडक्ट्स बनाने से लेकर बेचने वाले के जज्बे की जितनी भी प्रशंसा करें वो कम होगी। आज आवश्यकता है महावीर जैसे जुनूनी लाह उत्पाद को समाज व देश में आगे बढ़ाने की। ये 6 महीना में क्रॉप होता है इसका। कुसुम का पेड़ में हम लोग 6 महीना पहले बीज डालते हैं। 6 महीना में क्रॉप तैयार हो जाता है। उसको प्रोसेसिंग करके उसको बटन लाह बनने के बाद ही कोई भी चीज़ उसका उपयोगिता होता है। बटन लाह तक उसको प्रोसेसिंग करके ले आना पड़ता है प्योरिटी के लिए। हमारे संस्था के अंदर में साल में इसका प्रोडक्शन कम से कम 41 लाख का हम लोग सप्लाई चेन में करते हैं। और आउटसाइड में हम लोग सेल करते हैं, वो लगभग 30 लाख का होता है। तो मिनिमम 1 करोड़ का हम लोग का यहाँ पे से सेल होता है। और उससे 50-60 का रेशियो रहता है। और उसके बाद जितना भी दीदियाँ यहाँ पे काम करती है, उसको मानदेय भुगतान करने के बाद 1 करोड़ का कारोबार होता है। तो उसमें कम से कम 30 लाख आमदनी होता है संस्था को। और उसके बाद जो यहाँ शेयरधारक हैं, उनको 80% को हम लोग वापस में बांट देते हैं। लगभग एक परिवार को 10,000 रुपये का बेनिफिट इस हिस्सा पूंजी से होता है। और प्रत्येक दिन जो ये लोग काम करते हैं, उसका मानदेय जो मिलता है वो 6,000 समथिंग प्रत्येक को मिलता है। ये किसान लाह के अलावा ऐसी फसलों के सह उत्पाद भी तैयार करवाते हैं जो जंगलों में या इसके आसपास प्राकृतिक रूप से उगते हैं। सह उत्पाद तैयार करने की स्किल्ड डेवलप करने के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग दिलाया जाता है। इसके लिए सरकार का भरपूर सहयोग मिलता है। उसमें DCH है, भारत सरकार का जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। उनके यहाँ MSME का भी हमने ट्रेनिंग करवाया, तो और IIM के द्वारा भी ट्रेनिंग कराए हैं। तो उसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसका लुक कैसे हो, उस पर IIM और टेक्नोलॉजी दिया है कि आप कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं कि मार्केट में जितने भी चीज़ें पहले से उपलब्ध है, उसके समानांतर आपका चीज़ भी आकर्षक लगे, उसके विषय में भी हम लोग को जानकारी दिया गया। तो ऐसे हमारे दीदी को भी उनके बीच में हमने क्लास दिलाया कि ऐसे होता है। और IIM के लोग भी आके यहाँ पे अच्छे अच्छे स्किल धारक जितना थे, हमारे 300 दीदियाँ काफ़ी स्किल्ड है। उन दीदियों को हमने प्रशिक्षण यहाँ पे ला के सब समय पे देते हैं। हम ये संस्था को बनाते हुए हम टाइप्स इंडिया से जुड़े, जो भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार का योजना है, उसमें एक प्रधानमंत्री कार्यालय से लॉन्चिंग होता है बंधन विकास केंद्र। तो उसके साथ में हमारा संस्था को जोड़ दिए वहाँ पे। तो प्रधानमंत्री बंधन विकास केंद्र का कॉन्सेप्ट है कि वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल, और धन मतलब पैसा। तो जंगल की चीज़ों को पैकेजिंग करके कैसे पैसा कमाया जाता है, उसके लिए हमें विज्ञान भवन में ट्रेनिंग दिया गया था दिल्ली में। और माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हमें सिखलाया गया, बताया गया कि वन की चीज़ों को कैसे पैकेजिंग किया जाता है। जो चीज़ें हमने पैर से उसको लांग करके पार हो जाते हैं और उसको दीमक खा जाती है, बैल नहीं खाती है, वैसे वैसे चीज़ों को आप अगर पैकेजिंग करेंगे तो उससे धन कमाया जा सकता है। तो मोटे अनाज का भी वैल्यूएडेशन हमने किया। उस महुआ का लड्डू, महुआ का अचार, रागी का लड्डू, रागी का आटा, ज्वार का आटा, ब्राउन राइस और आपका मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ यहाँ हमने सिखलाए हैं। अगरबत्ती भी हम लोग आसपास, हमको लगता है यहाँ 3-4 मंदिर में हमारा सप्लाई है। और देवड़ी मंदिर में भी हमारा अगरबत्ती जाती है। और मोमबत्ती भी फेस्टिवल के टाइम में यहाँ पे हम लोग मोमबत्ती भी इकट्ठा दुकान हम लोग देते हैं। तो इस तरह से सारे एंगल को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे पलायन को रोकने की दिशा में भी हम लोग का संस्था और हम काम कर रहे हैं लगातार। मिलेट वर्ष के लिए हमें फरवरी में प्रधानमंत्री जी बुलाए थे दिल्ली में, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। मिलेट वर्ष में जितना भी सामान हम लोग 8-10 लाख का लेके गए थे, मेला 2 दिन शेष रह गया था, हमारा सामान गायब हो गया। दिल्ली वालों ने सारा चीज़ खरीद लिया।
किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के किसान भाइयों ने बोरो धान की खेती की है। उनकी फसल अभी परिपक्व अवस्था में है और कहीं कहीं किसान इसकी कटाई गहाई के काम में लगे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि किसान धान की कटाई गहाई और भंडारण के समय लापरवाही कर जाते हैं, जिससे उत्पादन की क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में इसका सही दाम नहीं मिल पाता। इसलिए किसान धान की कटाई गहाई और भंडारण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। जैसा कि हमारे बिहार राज्य में धान जो है अब पकने की स्थिति में आ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम कैसे पहचान करें कि हमारा धान पककर तैयार हो गया है, इसकी कटाई अब करनी चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों कुछ बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला कि जो धान का बीज है वो आप देखेंगे सुनहले रंग के हो जाते हैं, उसको दबाने पर वो दबता नहीं है। नमी की मात्रा है उसको देखेंगे तो 18 से 20% होता है। ऐसी स्थिति में हमें धान को कटाई के योग्य समझना चाहिए और कटाई हमें करना चाहिए। कटाई से पहले फसल की परिपक्वता की पहचान करना बेहद जरूरी है, इसलिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे धान की कटाई उस समय करें जब बालियां अपने वजन से झुक जाए और दाने बहुत कड़े और हरे न हो, तो समझे फसल परिपक्व हो चुकी है और ये अवस्था कटाई के लिए उपयुक्त है। फसलों का भूरा पीला रंग और परिपक्वता अवधि के आधार पर भी फसलों की परिपक्वता को पहचान सकते हैं। जब हमारा धान पककर तैयार होता है उसी समय मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने की जटिल संभावना होती है। तो अगर आपको मौसम विभाग से सूचना मिलता है कि अगले 24 घंटे में या 48 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है, तो कृपया ऐसे दशा में हम धान की कटाई को रोक देते हैं और कटाई को रोक दें। कटाई उसके बाद करें, बरसात होने के बाद करें, जिससे कि हमको किसी प्रकार का सुखाने में या कहीं कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी हम धान को सही परिपक्वता से पहले काट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, धान उसमें दुग्धावस्था में होता है या थोड़ा ठोस हो रहा होता है, और गलत समय पर काटने से क्या होता है कि धान में जो दाने का जो भराव है वो समुचित ढंग से नहीं हो पाता। क्योंकि आजकल लेबर एक बहुत बड़ी जटिल समस्या होती जा रही है, विशेषकर धान की रोपाई एवं कटाई के समय। कटाई के समय लेबर का चार्ज भी महंगा है और लेबर की उपलब्धता न होने से कभी कभी हमारा धान खेत में ही खड़ा रह जाता है। तो इसके लिए हमें अब मैकेनिकल यंत्रों की ओर जाने की ज़रूरत है। जो हमारे विभिन्न कटाई के यंत्र हैं, रीपर्स हैं, उसकी ओर भी जाने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, पके हुए धान के खेत को हम रीपर की मदद से, धान पैडी रीपर उसको बोलते हैं, पैडी रीपर की मदद से उसको हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और वो साथ साथ बंडलिंग भी करते चला जाता है। फसल की कटाई करने के 10 से 15 दिन पहले खेत से पहले पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। हाथ से कटाई के लिए परिपक्व फसल को जमीन से 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर से हंसिये की मदद से काटा जाता है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा हो तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरण होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। किसान कंबाइन हार्वेस्ट से भी फसलों की कटाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी चलित मशीन है जो कि कटाई, गहाई एवं सफाई एक साथ करती है। इसके अलावा किसान अन्य कटाई यंत्रों से भी धान की कटाई कर सकते हैं। एक समस्या और देखी जा रही है किसान भाई लोगों के खेत पर, धान की कटाई के बाद जो पुआल होता है, जिसको हम लोकल भाषा में पराली भी कहते हैं, तो इन सबको किसान भाई लोग जला देते हैं।
कतई जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सॉइल की उर्वरता है, मृदा की जो उर्वरता है उसमें हानि होती है, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। और जलाने से और विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं। वो मशीन और है हार्वेस्टर, जो के बाद जो हम उसको लगा देते हैं पीछे, तो बिखरे हुए धान के पराली को, पुआल को वो अपना आराम से कलेक्ट कर लेता है और उसको जो है पशुओं के लिए, चारे के लिए उसको हम उपयोग कर सकते हैं, सूखे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बहुत से क्षेत्रों में जहाँ लेबर की उपलब्धता है वहाँ पे पके हुए खेत को हम हंसिया के माध्यम से भी धान को काट करके खेत में 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा जब धान की नमी कम हो जाती है फिर उसको हम एक ढेर बना करके खलिहान में रख देते हैं, 1-2 दिन रख देते हैं बंडल के रूप में, जिससे थोड़ा सा वो उसका जो औंसना बोलता है वो औंस जाता है। उसके बाद जो है हम उसकी थ्रेसिंग की ओर जाते हैं। काटी गई फसल की गहाई किसान थ्रेसर के द्वारा करते हैं, इसलिए फसलों को सही तरीके से सूखने के बाद ही गहाई करें। गहाई हमेशा साफ खलिहान में करें। गहाई के समय आरपीएम का विशेष ध्यान रखें और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही गहाई का काम कराएं। और जहाँ पर लेबर की उपलब्धता है तो हम वहाँ पर धान की जो मड़ाई है उसको लेबर के द्वारा किसी तख्त या पत्थर पर पीट करके भी हम धान के दाने को अलग कर लेते हैं और उसको ओसाई करके साफ़ सुथरा करके उसको हम बैगिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब धान हमारा ओसाई करके तैयार हो जाता है, दाने हो जाते हैं, तो उसमें तब भी नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमें उसको कम से कम 4 से 5 दिन तक उसको अच्छे से सुखाना पड़ता है। जब धान में नमी की मात्रा 10% या उससे कम हो जाए तब हम इसको सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। भंडारण के लिए सूखा एवं हवा रहित संरचना को चुनें और अच्छी तरह से सफाई कर गोदाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भर कर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित करें या फिर नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलियां दीवार से 3 फीट दूरी पर जमाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें। भंडारण अगर हमें बीज के लिए करना है तो लंबे समय तक लिए 6 महीने तक लिए भंडारण करने के लिए हमें कुछ अलग प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हमें टेम्प्रोरी 10 दिन 5 दिन के लिए भंडारण करना है, उसके बाद हमें मिलिंग करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसको हम नॉर्मल भंडारण करके राइस मिल में ले जाकर हम उसको मिलिंग करके चावल अलग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और झारखंड में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधुमक्खियों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए रिपोर्ट। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में, जिससे कि हमारे बिहार और झारखंड के किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतः परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं और इसी तरह से कई प्रकार वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देते हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को खा जाती हैं।
अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में, तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है, और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरोआ माइट का रहता है। तो वरोआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं और यह मतलब चूस लेता है जो जिसने वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जाकर के उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बाक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें, इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़िया से बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियां भी है जो कि लूट ले जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं। और हमेशा जब मधुमक्खी में जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए कि वो प्रतिदिन देखें और उसमें समस्या को समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं प्रतिदिन वहाँ पे विजिट करने से, घूमने से। और इस तरह का अगर उनको प्रकोप दिखे तो इस तरह के रोगों का निस्तारण करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के शिवराम कुमार ने। आपने कद्दू वर्गीय फसलों में लाल भृंग कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो अभी आप इस समय ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रेड पम्पकिन बीटल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट, इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में। ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार जरूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50 WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। उससे फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज़ कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप